नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु वीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS B1 2001 स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर ब्रिज एंड लोकोमोटिव टर्न टेबल फैब्रिकेशन स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये IRS B1 2001 का ये 5वां सेशन है। दोस्तों, साथ ही बता दें, सेशन शुरू करने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 13 तक जो भी डिफरेंट टॉपिक मेंशन किया हुआ, इन सब डिफरेंट टॉपिक पर छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से शेयर करने का एक ही मकसद होता है कि ताकि थोड़ा सा समय मिलने पर भी कोई भी आदमी उसको आसानी से रिवीजन कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस सेशन में ऑयलिंग, पेंटिंग एंड मेटालाइजिंग के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम जो भी टॉपिक था इंस्पेक्शन, जनरल इंस्पेक्शन और एनालिसिस तक हम कवर कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे ऑयलिंग, पेंटिंग एंड मेटालाइजिंग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, नो पार्ट ऑफ द वर्क शैल बी पेंटेड और कोटेड, पैक्ड और डिस्पैच अनटिल इट हैज फाइनली इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। ड्राई फिल्म थिकनेस शैल बी मेजर्ड बाई एल्कोमीटर और एनी अदर अप्रूव्ड मेथड। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पैकिंग और डिस्पैच का, तो कोई भी पार्ट है जो भी है वो पार्ट विदाउट प्रॉपर पेंटिंग के द्वारा, फाइनल अप्रूव इंस्पेक्शन अथॉरिटी के द्वारा विदाउट अप्रूव किया हुआ वो नहीं डिस्पैच होगा ना, होगा, या फिर जो भी है वो पैक होगा और डिस्पैच होगा। और जो ड्राई फिल्म थिकनेस होगा वो एल्कोमीटर के द्वारा मेजर्ड होगा अप्रूव्ड मेथड से। वेन सो स्पेसिफाइड बाय द परचेजर, अगर कहाँ कोई परचेजर स्पेसिफाइड किया हुआ है, द होल ऑफ द वर्क एक्सेप्ट मशीन सरफेस शैल बी गिवन प्रोटेक्टिव कोटिंग using one of the system of painting or metallizing given in table clause 39.2.1 to 39.2.4. Prior to application of protective coating, the surface of all shall be carefully prepared, removing mile scale, rust, etc. using wire brush, sand or grit blasting at stipulated and approved by the purchaser. तो दोस्तों, जो भी है, हमें होल जो वर्क है मशीन सरफेस को छोड़ करके, जो मशीन सरफेस है उसको छोड़ करके जो भी है सिस्टम 39.2.1 जो है 39.2.1 से लेकर 39.2.4 तक का जो भी मेथड है, प्रोटेक्टिव कोटिंग का मेथड है, उस मेथड के द्वारा उसको क्लीन होगा उससे पहले, और उसके बाद में पेंटिंग होगा। जैसा कि जो भी क्लीनिंग मेथड और पेंटिंग मेथड परचेजर के द्वारा अप्रूव किया हुआ है उस मेथड से। फॉर लोकेशन वेयर गर्डर आर सब्जेक्टेड टू सॉल्ट स्प्रे सच इन क्लोज विक्टिनिटी ऑफ द सी एंड ओवर क्रीक etc, द प्रोटेक्टिव कोटिंग बाई मेटलाइजिंग विथ स्प्रे एल्युमिनियम इन गिवन अपेंडिक्स 7 ऑफ द बाई पेंटिंग एज पर पेंटिंग शेड्यूल गिवन बिलो में बी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, अगर ब्रिज गर्डर की बात करते हैं, वो साल्ट स्प्रे गिवन गर्डर सब्जेक्ट साल्ट स्प्रेज और क्लोज विक्टिनिटी, तो जो भी अपेंडिक्स 7 में जिक्र किया हुआ है पेंटिंग का शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग होगा। और कुछ यहाँ जो में उस शेड्यूल के साथ ये जो मेथड बॉटम में दिया हुआ है उसके साथ अप्लाई होगा। तो 1 कोट ऑफ ईच प्राइमर टू IS 5666, ठीक है। 1 कोट क्या होगा, ईच प्राइमर होगा, IS 566 को फॉलो करेगा। 1 कोट ऑफ जिंक क्रोमो प्राइमर टू IS 104, 1 कोट होगा। उसके बाद में जिंक क्रोमो प्राइमर होगा, उसको सर्टिफाई कौन करेगा, IS 104 विद द एडिशनल प्रोविजन एंड द जिंक क्रोमो टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्राइमर शैल कॉन्फर्म टाइप 2 ऑफ IS 51। और जो भी जिंक जो क्रोमो है टू बी मैन्युफैक्चरर प्राइमर जो है कन्फर्म किसको करेगा, टाइप 2 IS 51 को। 2 कोट ऑफ एल्युमिनियम पेंट टू IS 239 ब्रशिंग और स्प्रेइंग एज रिक्वायर्ड।
दोस्तों 2 कोट होगा वो एल्युमिनियम का हो, पेंट का होगा, जो कन्फर्म करेगा किसको, IS 2339 को ब्रश से या फिर पेंट से स्प्रे मेथड से रिक्वायर होगा। 1 कोट शैल बी अप्लाइड बिफोर फैब्रिकेटेड स्टील वर्क लीव द शॉप। After the steel work is erected at side, the second coat finish coat shall be applied after touching of primer and the finish coat is damaged in transit। तो दोस्तों पहला क्या होगा, शॉप में अप्लाई होगा, दूसरा होगा आफ्टर इरेक्शन होगा, जो भी कहीं डैमेज पेंट हुआ है उसको टचअप करके फाइनल पेंट अप्लाई होगा। फॉर लोकेशन वेयर गडर आर एक्सपोज टू कोरोसिव इन्वायरमेंट, जहाँ कोरोसिव इन्वायरमेंट गडर एक्सपोज है, that is flooring system of open web gutter in all case, gutter in industrial suburban और coastal area etc की अगर हम बात करें तो protective coating metallizing followed by painting as mentioned in clause 3.39.2.1 और by painting using epoxy based paint एज पर फॉलोइंग पेंट शेड्यूल में बी अप्लाइड। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो भी ओपन ब्रिज गडर है वो कहाँ है, इंडस्ट्रियल या सब अर्बन कोस्टल एरिया में, जो भी ओपन एरिया में है तो मेटल जो भी ऊपर में प्रोसेस मेटलाइजिंग का प्रोसेस है उसके द्वारा होगा, प्रोसेस द्वारा होगा। और भाई इपॉक्सी या फिर तो इपॉक्सी यूजिंग इपॉक्सी बेस्ड पेंट पर जो पेंट शेड्यूल होगा वो अप्लाई होगा। आगे देखेंगे हम कि पेंट शेड्यूल कौन सा कैसे अप्लाई होगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर इपॉक्सी हमें अप्लाई करना है पेंटिंग यूजिंग इपॉक्सी बेस्ड पेंट तो कैसे अप्लाई करेंगे। पहला प्रायोरिटी है मेरा सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपरेशन में क्या करना है दोस्तों, रिमूव ऑयल ग्रीज फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय यूजिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट टू IS 1745। प्रिपेयर द सरफेस बाय सैंड ग्रेट टू SA 2.5 to IS 9954 that is near white metallic surface to painting। दोस्तों सरफेस प्रिपरेशन प्राइमर कोट और इंटरमीडिएट कोट फिनिश कोट का जो भी मेथड है, पेंटिंग मेथड, सरफेस प्रिपरेशन और पेंटिंग मेथड और पेंटिंग डिफेक्ट के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। दोस्तों आप डायरेक्टली जाइएगा मेरे जो वीडियो का लिस्ट है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको जो सरफेस प्रिपरेशन पे डिफरेंट जो सरफेस प्रिपरेशन मेथड है उसके ऊपर, साथ ही पेंटिंग के ऊपर जो डिफरेंट कैसे पेंट का जो मेथड है, और साथ में बता दें दोस्तों कि आपको पेंटिंग डिफेक्ट के ऊपर भी वीडियो बना करके छोटे छोटे सेगमेंट में हम अपने चैनल के माध्यम से वहाँ आपके बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। अभी सरफेस प्रिपरेशन हमने किया था रिमूवल ऑफ ग्रीज फ्रॉम मेटल सरफेस पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट से जो IS 1745 को करता है उससे रिमूव करेंगे। और सरफेस प्रिपरेशन क्या करेंगे, SA 2.5 मेथड 9554 से नियर वाइट मेटालिक सरफेस। दोस्तों पेंटिंग की अगर बात करते हैं तो प्राइमर कोट अप्लाई करेंगे जो इमीडिएट जो भी है आफ्टर सरफेस प्रिपरेशन प्राइमर कोट को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई बाय ब्रश और एयरलेस स्प्रे 2 कोट ऑफ इपॉक्सी जिंक फॉस्फेट प्राइमर टू RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर MCQ PCN 102 86 टू 60 माइक्रोन मिनिमम। तो दोस्तों ये जो होगा आपको जो स्पेसिफिकेशन होगा इपॉक्सी जिंक फॉस्फेट प्राइमर का स्पेसिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग MCQ PCN 102 उसमें 60 माइक्रोन अप टू 86 टू 60 माइक्रोन मिनिमम हमको अप्लाई करना है। ड्राई फिल्म थिकनेस DFT गिवन सफिशिएंट टाइम टू गैप टू कोट इनेबल टू फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर टू हार्ड ड्राई। जो भी सिग्निफिकेंट जो भी टाइम दिया हुआ है दोस्तों उसके लिए ड्राई फिल्म में अचीव हो जाएगा थिकनेस, उसके बाद में सेकेंड कोट हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई से इंटरमीडिएट कोट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो अप्लाई बाय ब्रश एयरलेस स्प्रे कोट और इपॉक्सी MCS आयरन ऑक्साइड MIO पेंट टू RSDSO स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। MIO का एप्लीकेशन जो है वो भी MCQ PCN 103 है, स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। इसका भी थिकनेस 86 टू 100 माइक्रोन DFT ऑफ 100 एंड अलाउड टू हार्ड इट। और ड्राई फिल्म थिकनेस इसमें कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए किसका, इंटरमीडिएट कोट का। और हार्ड होने के बाद में क्या करेंगे, फिनिश्ड कोट अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर फिनिश कोट की हम बात करते हैं तो ये भी फिनिश कोट जो भी होगा वो एयरलेस स्प्रे से अप्लाई होगा या ब्रश से होगा। तो ये जो होगा फिनिश कोट होगा पॉलीयूरेथीन एल्युमिनियम फिनिशिंग कोट
RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है? MCQ PCN 11088 फॉर कोस्टल लोकेशन के लिए इसको फॉलो करना है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं और पॉलीयूरेथीन रेड ऑक्साइड ISO 446 एज पर IS 5 टू PR RDSO स्पेसिफिकेशन MCQ PCN 1088 फॉर अदर लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है आप ध्यान दीजिए कि MCQ PCN 11088 जो है 88 है वो कोस्टल लोकेशन के लिए है पॉलीयूरेथीन रेड ऑक्साइड, या फिर अगर हम बात पॉलीयूरेथीन एल्युमिनियम है और पॉलीयूरेथीन रेड ऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो ISO 446 स्पेसिफिकेशन IS 5 AMC/PCN 109/88 को फॉलो करें। फॉर अदर लोकेशन कितना है? 244 माइक्रोन मिनिमम, 40 माइक्रोन मिनिमम DFT होगा, वो कितना होगा? 40 माइक्रोन होगा। सफिशियंट टाइम गैप बिटवीन टू कोट इनेबल फर्स्ट कोट टू हार्ड ड्राई द फिनिशिंग कोट टू अप्लाइड सोप इन टच आफ्टर द इरेक्शन इज नेसेसरी। तो फर्स्ट कोट अप्लाई सोप में होगा दोस्तों, जो सेकेंड कोट होगा आफ्टर इरेक्शन एप्लीकेशन उसका होगा जब ज़रूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ फॉर अदर लोकेशन प्रोटेक्टिव कोटिंग बाई पेंटिंग एज पर पेंटिंग शेड्यूल गिवन बिलो में बी अप्लाइड। अगर अदर लोकेशन की बात करें दोस्तों तो अदर लोकेशन की बात करें तो फॉर इसमें भी जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। अगर प्राइमर कोट की बात करें तो 1 कोट ऑफ रेड ऑक्साइड मिक्स्ड पेंट जिंक क्रोमो प्राइमर टू IS 104 फॉलोड बाई 1 कोट ऑफ रेडी मिक्स पेंट रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमिंग प्राइमाइजिंग IS 2074 के अकॉर्डिंग, या फिर 2 कोट ऑफ जिंक क्रोमेट रेड ऑक्साइड प्राइमर IRS P31 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर फिनिशिंग कोट की अगर बात करें दोस्तों तो 2 को फिनिशिंग कोट ऑफ रेड ऑक्साइड पेंट किसको कन्फर्म करेगा? IS 123 को। और एनी अदर अप्रूव पेंट शैल बी अप्लाइड ओवर द प्राइमर कोट, कोई भी अप्रूव पेंट 1 कोट शैल बी अप्लाइड बिफोर फैब्रिकेटेड स्टील वर्क लीव टू सोप आफ्टर स्टील वर्क इरेक्शन साइड। सेकेंड फिनिशिंग कोट शैल बी अप्लाइड आफ्टर टचिंग ऑफ प्राइमर एंड फिनिशिंग कोट इफ डैमेज इन ट्रांजिट। और जो सेकेंड पहला सोप में अप्लाई होगा दोस्तों, दूसरा जो होगा वो एप्लीकेशन होगा वो फिनिश कोट का वो आफ्टर इरेक्शन होगा। इनकेस इरेक्शन में डैमेज कुछ हुआ या फिर ट्रांजिट में डैमेज हुआ उसको प्राइमर टचअप करके। वेयर द लाइफ ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी लॉन्गर to avoid frequent painting, the problem necessary to location for other location where metallization of epoxy based painting is recommended vivid 39.2.2. There are no facility available for the same protective coating by painting as following painting schedule may be applied with the approval of purchaser। तो दोस्तों अगर जहाँ पे हम अगर बात करते हैं जो भी फ्रिक्वेंट पेंटिंग की अगर बात करते हैं, फ्रिक्वेंट पेंटिंग अगर जहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ इपॉक्सी बेट जो है विविड 4.39.2.2 में जो हमने जिक्र किया उसे अप्लाई किया जाएगा। या फिर अगर हम बात करते हैं नो फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द सेम, जहाँ जिसकी सेम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो प्रोटेक्टिव कोटिंग पेंट जो फॉलोइंग परचेजर के द्वारा अप्रूवल होकर के उसको अप्लाई होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर अब अवेलेबल नहीं है उसके लिए क्या करेंगे? अगर प्राइमर कोट की बात करें दोस्तों तो 1 कोट ऑफ रेडी मिक्स जिंक क्रोमो प्राइमर IS 104 फॉलोड बाय 1 कोट ऑफ जिंक क्रोम रेड ऑक्साइड प्राइमिंग टू IS 2074। फर्स्ट 1 कोट कितना दोस्तों? रेडी जिंक क्रोमो प्राइमाइंग IS 104 को फॉलोड बाय किया है। दूसरा कोट जो होगा 1 कोट उसमें जिंक क्रोमो रेड ऑक्साइड का जो कि IS 2074 को फॉलो करेगा। फिनिशिंग कोट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 2 कोट ऑफ एल्युमिनियम पेंट IS 2339 शैल बी अप्लाइड ओवर द प्राइमर कोट। 2 कोट एल्युमिनियम किसका? IS 2339 को फॉलो करता हुआ जो एल्युमिनियम पेंट होगा उसको अप्लाई होगा। 1 कोट को ऐसे अप्लाई होगा फैब्रिकेटेड स्टील में होगा, वर्कशॉप में होगा, लीव द शॉप। और सेकेंड वाला जो कोट होगा फाइनल कोट वो आफ्टर इरेक्शन जो भी डैमेज हो गया वो टचअप करके फाइनल कोट अप्लाई होगा।
Surface which are inessable for cleaning and painting after fabrication shall be applied one heavy coat of zinc chromoric oxide primer IS 2074 before being assembled for riveting and welding। जो भी अगर दोस्तों अगर हम बात करें कुछ एसेसेबल एरिया नहीं होता है, उस एसेसेबल नॉन एसेसेबल एरिया में जिंक क्रोमोरेक्स ऑक्साइड का जो IS 2074 को कन्फर्म करता है उसका डो कोट अप्लाई होगा। ऑल रिवेट बोल्ट नट वाशर to be thoroughly cleaned and dipped into boiled linseed oil to IS 77। जो भी रिवेट बोल्ट नट वाशर क्या है प्रॉपरली क्लीन होगा और क्लीन करने के बाद वो क्या होगा, वो बॉयल्ड किया जाएगा लिंसीड ऑयल में, जो IS 77 को कंफर्म करता है। अगर मशीनिंग सरफेस की बात करें दोस्तों तो ऑल मशीन सरफेस are to be well coated with mixed of white lead to IS 34 and mutton tallow टू IS 887। तो दोस्तों वे जो मशीन सरफेस है वेल कोट होगा मिक्सचर ऑफ वाइट लेड एंड मटन टैलो, जो IS 887 और IS 34 को कन्फर्म करता है। फॉर साइड पेंटिंग द होल ऑफ स्टील वर्क शैल बी गिवन सेकेंड फिनिशिंग कोट आफ्टर फाइनल पासिंग एंड आफ्टर टचिंग ऑफ द प्राइमर एंड फिनिशिंग कोट इफ डैमेज इन ट्रांजिट। जो भी सेकेंड कोट होगा वो फाइनल जो भी टचिंग के बाद में अप्लाई होगा। अगर दोस्तों नेम प्लेट की बात करते हैं तो नेम प्लेट ए नीट कास्टिंग बियरिंग द नेम प्लेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, द प्लेस एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ड्राइंग नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लोडिंग टू बी स्पेसिफाइड बाई परचेजर शैल बी बोल्टेड कॉन्सिक्वेंसली ऑन ईच स्पेन। जो भी है आइडेंटिफिकेशन ईच स्पेन का वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें क्या होगा प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ईयर, ड्राइंग, कॉन्टैक्ट नंबर सब उसमें मेंशन हो जाना चाहिए। द ड्राइंग ऑफ द नेम प्लेट शैल बी अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। जो भी है वो नेम प्लेट का ड्राइंग हो इंजीनियर के द्वारा अप्रूव्ड होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, अब फैब्रिकेशन का हो गया था। इरेक्शन मार्क की अगर हम बात करें तो एवरी पोर्शन ऑफ द वर्क शैल बी डिस्टिंक्टली स्टेंसिल्ड विथ पेंट with letter size not less than 10 mm for guideline in the erection in the field and stamped with the letter specified in the drawing in the case of non-interchangeable work। The system of marking shall be according with the drawing prepared by the tender and approved बाई द परचेजर। दोस्तों इरेक्शन मार्क है, इरेक्शन मार्क जो भी प्रॉपरली स्टेंसिल होना चाहिए, मिनिमम 10 mm लेटर का साइज जो होना चाहिए वो मिनिमम 10 mm, उससे कम नहीं होना चाहिए और प्रॉपरली मार्क होना चाहिए कि कौन जो पार्ट है वो कहाँ है। अगर नॉन इंटरचेंजेबल वर्क है तो स्टेशनरी होना चाहिए, उसमें पूरा क्लियरली ड्राइंग नंबर, पार्ट नंबर, मार्क नंबर जो भी मैच मार्क पूरा आइडेंटिफाई होना चाहिए ताकि आगे हमें वो मिसमैच नहीं हो पार्ट। दोस्तों अगर हम पैकिंग की बात करते हैं तो ऑल प्रोजेक्टिंग प्लेट और बार शैल बी केप्ट इन शेप बाई टिम्बर और एंगल बार स्पिक्ड और बोल्टेड टू देम and the end of cord length and post and plate girder and their shipping joint shall be protected and stiffened so that prevent damage or distortion in transit as the inspecting authority may officer may डायरेक्ट। जो भी है दोस्तों प्रोजेक्टिंग प्लेट, ब्लाड केप जो भी आया है उसको शेप बाय टिम्बर, एंगल, बार, स्किप्ड, बोल्ट, देम और इंड कोड ऑफ लेंथ जितना भी है उसको प्रॉपर तरीके से उसको शिपिंग जॉइंट पे प्रोटेक्ट करना है। और जो भी अगर कुछ हैंगिंग पार्ट है उसके लिए डिस्टोर्शन डैमेज करने के लिए ना हो, इसके लिए जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें सपोर्ट करना है। ऑल थ्रेड जो भी है, अगर थ्रेड मेंबर की बात करें और मशीन सरफेस का तो इफिशियंटली प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज इन ट्रांजिट द पार्ट शैल सेंट आउट इन लेंथ कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट। जो भी है वो पार्टिकुलरली कवर्ड होना चाहिए, जो भी मशीन सरफेस है, थ्रेड सरफेस है, पार्टिकुलरली उसको कवर होना चाहिए ताकि ट्रांजिट में डैमेज ना हो। ऑल स्ट्रेट bar and plate except small piece are to be sent out in convenient bundle, temporarily rivet or bolt together, bound to wrought iron or suitable wire inspection officer may direct। All rivet, bolt, nut, washer, plate under 100 mm square and small article generally are packed separately for each span in case of wetting when full not more than 350 kg or its strong petroleum cast
or in barrel approved by the inspecting officer. If not entirely filled by the content, the space left be closely packed with woods, saving other suitable material. तो suitable material, bolt and rivet of different size shall be separately packed in bag, and each bag have labeled indicating content. A list of contents shall be placed at the top of each case or cask. तो दोस्तों जो भी है, जो भी छोटा छोटा आइटम है वो प्रॉपरली बॉक्स में जो भी डायमेंशन डिसाइड किया हुआ है उस बॉक्स में प्रॉपरली पैक होगा। और साथ में हमें ध्यान रखना है, अगर पार्टिकुलरली उस पर आइडेंटिफिकेशन जो भी है वो पार्टिकुलरली मीन्स होना चाहिए बॉक्स पर भी, ताकि वो मिक्सअप ना हो, आइडेंटिफाई हो जाए पूरा इरेक्शन साइट पे। और अगर हम डिफरेंट और बॉक्स का साइज़ भी आप जैसा कि हमने बताया जिसमें लिखा हुआ है IRS में कि इसमें 350 kg से ज़्यादा जो वेट है वो नहीं होना चाहिए। 350 kg अगर कुछ एक्सीड होता है तो दूसरे पैकेजिंग में पड़ेंगे, जो भी सूटेबल होगा पैकेजिंग का मेथड या सजेस्ट बाय जो भी इंजीनियर होगा उसके अकॉर्डिंग वो पैकेज होगा और साइट पे भेजा जाएगा। इन द केस ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल की अगर बात करें, शैल बी मेड 32 mm बोर्ड विथ इंड नेल्ड विथ 90 mm वायर नेल्ड स्ट्रेंथ by Batam and 38 mm into 1.6 mm. Number 16 BG hoop iron and made thoroughly secure to transit to India. अगर इम्पोर्टेड मटेरियल की बात करें तो दोस्तों तो 30 mm बोर्ड विथ नेल्ड 90 mm वायर नेल से उसको पूरा स्ट्रेंथनिंग करके 38 mm एंड 1.6 mm नंबर 6 BG में हुप आयरन मेड करके सिक्योरली उसको बोल्ड करके भेजना है। All casks shall be sound condition and entirely filled by the content left to the space closely packed. जो भी है उसमें अगर कुछ ओपन है तो उसको क्लोजली पैक करना है, ताकि स्पेस से पैक करना है ताकि उसमें कुछ भी डैमेज नहीं हो। अगर कुछ आधा जा रहा है या फिर खाली रह गया वो बॉक्स जो भी है उस बॉक्स में वुडन मटेरियल डाल करके उसको प्रॉपरली पैक करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डिस्पैच और शिपिंग मार्क का। तो ईच बैग का जो भी हमने बताया कि आइडेंटिफिकेशन होगा, ईच पैकेज केस और बंडल हैवली क्लियर्ड स्टिन्स ऑन द गोल्ड ऑयल पेंट एंड एड्रेस एज stated on the order of contract, gross and net weight, description of content, such mark as may be required. Purchaser must shown against each item in the invoice. The contractor is to be provide necessary extension plate for marking. Every piece of bundle shall be marked, and in case of material shipped to India, all case of casks shall be clearly cut or branded, not merely painted with their net and gross weight and such shipping mark and other particular as the inspecting officer may be directed, and each bundle shall be how the metal label securely attached with the wire stamped with similar mark. The marking shall be done with thick oil paint and such manner this cannot be washed off or liberated. दोस्तों जो भी आइडेंटिफिकेशन बॉक्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस पर क्लियरली मार्क होना चाहिए, जो भी आइटम है उसमें आइटम और साथ में जो भी बॉक्स का है टोटल वेट ग्रॉस वेट उसमें मालूम मार्किंग होना चाहिए क्लियरली। ऐसा पूरा पेंट से या फिर जो भी स्टेंटल होना चाहिए ताकि वो मीटे नहीं जब तक हम रखें ट्रांजिट में, या फिर ट्रांजिट के स्टोरेशन के बाद में स्टोर करेंगे साइट में अनलोडिंग करेंगे तो वहाँ पे वो डैमेज है मतलब मीटे नहीं, पूरा उसको ध्यान रखना है। अगर लोडिंग की बात करें दोस्तों तो ऑल ट्रैक और वैगन आर टू बी लोडेड नियर दियर फुल कैपेसिटी इन कंसाइनमेंट विथ सेफ ट्रांसपोर्ट। While loading the material in wagon, truck or trailer, care should be taken. The heavier material is loaded first and light material is kept on top of the lighter material. Is not damaged due to heavy weight while transporting the material by road. Safety precautions shall be taken as per instruction. तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लोडिंग का तो लोडिंग में पहले है ट्रक वैगन जो भी लोडिंग हो रहा है उसमें पहले जो हेवी मटेरियल को लोड करना है ताकि उसके बाद उसके ऊपर में लाइट मटेरियल को लोड करना है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज नहीं हो। The contractor shall apply all dunnage and lacing required to hold material securely in position free of charge. दोस्तों जो भी है पोजिशनिंग करने के लिए जो मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर विदाउट फ्री ऑफ चार्ज
एनी चार्ज के लिए उसको सप्लाई करना है। वाइल हैंडलिंग एनी गर्डर और गर्डर कंपोनेंट इट शैल बी इंश्योर्ड नो डैमेज टू मटेरियल टेक्स प्लेस in the form of dent, cut mark, etc. Wooden block, rubber pad shall be used to avoid direct contact between material to handle and handling equipment. तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोडिंग गर्डर और एनी गर्डर है, हैंडलिंग गर्डर और एनी गर्डर कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल है वो किसी तरह का डैमेज नहीं हो, कोई डेंट मार्क नहीं आए, कट मार्क नहीं आए, और वुडन ब्लॉक रबर पैड लगा का यूज करके उसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो, उस केस में जो हैंडलिंग करेंगे वुडन ब्लॉक और फिर रबर प्लेट लगा करके, ताकि कुछ भी डैमेज ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों वेट ऑफ स्टील और वर्क फॉर पेमेंट की अगर हम बात करें तो एनी स्टील वर्क द वेट ऑफ विच डिफर मोर देन 2.5% ऑफ कैलकुलेटेड वेट डिटरमाइन फ्रॉम द नॉमिनल ऑफ द सेक्शन शैल बी लिएबल टू रिजेक्शन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ स्टील और वर्क पेमेंट का, तो एनी स्टील, कोई भी स्टील जो वर्क वेट 2.5% कैलकुलेटेड वेट से 2.5% से अगर ज़्यादा डेविएट हो गया तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पेमेंट की बात करें दोस्तों तो पेमेंट शैल बी मेड ऑन द टेंडर्ड वेट टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग विद द नॉमिनल वेट ऑफ द सेक्शन आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग। एन एडिशन इन वेट ऑफ फॉर वेल्ड एंड रिवेट heads should be either specified in schedule as per made as follow. 3% in case of rivet or composite riveted and welded work and 1% in case of purely welded work. तो दोस्तों अगर हम बात करें वेट का तो जो पेमेंट का तो 3% उसमें जो एडिशनल होगा किसके लिए, अगर इन केस ऑफ रिवेटेड और वेल्डेड दोनों वर्क है तो उसमें 3% होगा एक्स्ट्रा, और इन केस प्योरली अगर वेल्डेड वर्क है तो उसमें 1% एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। शुड बी एक्चुअली वेट फॉल शॉर्ट कैलकुलेटेड बाई मोर देन 2.5% द मटेरियल इफ एक्सेप्टेड विल बी पेड फॉर द एक्चुअल वेट ओनली। शुड बी एक्चुअली वेट एक्सीड द एक्चुअल कैलकुलेटेड वेट पेमेंट विल बी मेड फॉर कैलकुलेटेड वेट ओनली। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो भी 2.5% मोर देन से उसका मटेरियल का वेट हो गया, अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो जो मटेरियल होगा एक्चुअल वेट पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो भी अगर उसके पेमेंट की बात करें तो एक्सीड जो भी एक्चुअल वेट का रिक्वायरमेंट है, एक्सीडिंग करने का क्राइटेरिया है, उसी के ऊपर ही उसका पेमेंट होगा। नो सेपरेट पेमेंट शैल बी मेड फॉर आइटम मेंशन इन क्लॉज 24। कोई क्लॉज 24 में जैसा मेंशन किया हुआ है उसके लिए कोई सेपरेट पेमेंट नहीं होगा दोस्तों। In the event of a dispute arising as the weight of portion steel work, weightment shall be made in presence of inspecting officer। अगर कुछ वेट का डिफरेंस हो गया दोनों के कैलकुलेटिंग और बीच में दोस्तों, तो उसमें जो भी होगा वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के साथ में उसको वेट किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अगर क्वांटिटी का, तो इन केस ऑफ वेयर एस्टिमेटेड क्वांटिटी आर गिवन विथ शेड्यूल इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द परचेजर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्यूरेसी एंड इफ द कॉन्ट्रैक्टर मेक यूज ऑफ देम इन प्रिपेयरिंग हर टेंडर इट डज नॉट हाई वर्क रिस्क ही विल नॉट इंटेंड टू मेक एनी क्लेम और डिमांड नor raise the question whatever the amount of any error in miscalculation or misunderstanding of the said quantity either given for the convenience of the purchaser। जो भी क्वांटिटी है, जो भी एस्टिमेटेड क्वांटिटी है दोस्तों, उसको परचेजर के द्वारा जो भी उसका सप्लायर है वो सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इसको इंश्योर करना है, प्रिपेयर करना है, जो भी को भी मेंशन किया हुआ ऑन रिस्क को उसको प्रिपेयर करना है और भेजना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों ट्रेसिंग एंड पेंटिंग के बारे में। तो ट्रेसिंग एंड प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक्सेप्टिंग इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड स्पैन फैब्रिकेटेड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू द स्टैंडर्ड ड्राइंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लाई फ्री ऑफ चार्ज वन सेट ऑफ excepting in the case of standard span fabricated without any modification to the standard drawing of to the contractor shall supply free of charge one set of neatly executed tracing on linen. They shall be fully dimensioned and contain all erection mark notification on to the color work has been printed
the name of contractor and the any alteration from the contract drawing which may be have been made executed through the work. The drawing shall be confirmed the standard size as given in IS 962 and shall not exceed A0 size. The drawing shall not be folded but rolled outward on a roller addition to 3 sheet. The drawing shall not be folded but rolled outward on a roller in addition to 3 set of full size copy on a strong paper made by approved प्रोसेस। तो दोस्तों जो भी इनिशियल में है ट्रेसिंग एंड प्रिंटिंग की बात करें तो एक्सेप्शन के लिए तो जो भी स्टैंडर्ड फैब्रिकेशन ड्राइंग है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन जो कॉन्ट्रैक्टर को होगा वो फ्री ऑफ चार्ज इशू होगा 3 सेट, और जो साइज होगा वो उसका ड्राइंग का साइज A0 से ज़्यादा नहीं होगा और फोल्डेड करके उसमें इशू होगा। अगर रिवेट एंड बोल्ट लिस्ट की बात करें दोस्तों तो द कॉन्ट्रैक्टर शैल आल्सो सप्लाई विदाउट चार्ज 3 कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिवेट बोल्ट सर्विस बोल्ट वाशर drift required for erecting the work at site, showing the part of the work to which various rivet and bolt belonging to having each name marked so that indicate the particular case in which it will be found। दोस्तों अगर रिवेट बोल्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट एनी चार्ज जो 3 सेट ऑफ कम्प्लीटली जो भी रिवेट बोल्ट सर्विस बोल्ट यूज होगा उसको सप्लाई करना है। फोटोग्राफ की बात करें दोस्तों तो इफ़ रिक्वायर्ड बाय परचेजर द कॉन्ट्रैक्टर शैल आल्सो सप्लाई विदाउट द चार्ज, फोटोग्राफ भी विदाउट चार्ज अगर करना है। 2 सेट ऑफ लार्ज वेल एक्सिक्यूटेड अनमाउंटेड फोटोग्राफ टू द फर्स्ट स्पैन ऑफ ईच डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेट गर्डर ट्रस ब्रिज इरेक्टेड टेकन प्लेस from 2 point of view showing the erection mark will clearly as possible photograph of rolled beam, trough, girder, प्लेट गर्डर ब्रिज विल नॉट बी रिक्वायर्ड। दोस्तों तो जो भी है अगर असेंबली की हम बात करें तो जो भी है वो 2 सेट फोटोग्राफ अगर ज़रूरत है तो कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करना है, बट उसमें जो भी है आइटम है प्लेट गर्डर ट्रस ब्रिज का जो इरेक्शन हुआ है उसका क्लियरली उस पॉइंट असेंबली का क्लियरली जो पॉइंट है उसमें मेंशन होना चाहिए। जो फोटोग्राफ है बीम ट्रॉप गर्डर ट्रॉप प्लेट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे अटेंसिनेशन ऑफ ब्रेशिंग ट्रेसिंग ETC। तो ऑल ट्रेसिंग फोटोग्राफ एंड लिस्ट शैल बी एग्जामिन्ड एंड साइंड बाय द ट्रेनिंग इंस्पेक्टिंग ऑफिसर दे सप्लाइड विथ इंस्टॉलमेंट वर्क लेवल। जो भी है दोस्तों वो सप्लाई प्रॉपरली होगा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के द्वारा और डिलीवर होगा। इंक्लूसिव अगर प्राइस की बात करें दोस्तों द कॉस्ट of all painting temporary erection and test of contractor work marking packing delivery FORC as called for schedule to be include the price named of the tender the cost of erection at site if done by contractor to be entered separately। जो भी इंक्लूसिव केस है FORC ये सब जो भी वो टेंडर में जो स्पेसिफाइड किया हुआ है कॉस्ट एस्टिमेशन है वो सेपरेट इंटर होगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। डेविएशन फ्रॉम दिस स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है अगर उससे कुछ डेविएशन होता है तो शुड बी टेंडर डिस्क्राइब इन पार्ट ऑफ एनी रिस्पेक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिकेशन आइदर ऑन अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिस ऑफ एनी अदर रीजन। He she must do known in alternative tender which not considered which considered later explain in detail each every departure he she proposed to make from the specification। जो भी डेविएशन है स्पेसिफिकेशन से उसमें क्लियरली मेंशन परमिशन होना चाहिए दोस्तों। मैन्युफैक्चरर्स स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मस्ट मे बी सबमिटेड बट discrepancy must be careful drawn attention to both in covering letter and appendices to be annexed to the specification। The intention to adopt manufacturer standard equipment so far possible, but these standard must all respect compile with the condition specification regarding safety, form, breakdown, output capacity, performance etc। तो जो भी तो डेविएशन इस है इस स्पेसिफिकेशन से डेविएट किया हुआ है दोस्तों कुछ भी डेविएशन है तो उसको क्लियरली मेंशन करना है। जो भी उसका डाटा है वो प्रपोज स्पेसिफिकेशन क्या डेविएशन है उसको क्लियरली मेंशन करके उसको सप्लाई करना है। और अल्टरनेशन ऑफ इन वर्क की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कुछ अगर अल्टरनेशन है तो द कॉन्ट्रैक्टर शैल नोट
नोट इन एनी केस और सर्कुमेस्टेंस है अथॉरिटी टू मेक अल्टरनेशन, कोई कॉन्ट्रैक्टर का कोई अल्टरनेशन करने का कोई अथॉरिटी नहीं है, या फिर मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन करने का कुछ भी अधिकार नहीं है। जबकि जो कि विदाउट एनी रिटेन डॉक्यूमेंट, अगर बिना किसी रिटेन डॉक्यूमेंट के उस कॉन्ट्रैक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी अल्टरनेशन चेंज कर सके। Omission change shall be have given purchaser prior to the commencement of work, part or work contractor to intend payment in respect of alternation, modification, addition, omission change may be actually made executed, and no course of conduct shall be taken in waiver of the obligation of condition hereby imposed। और अगर कुछ करना है दोस्तों तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना है, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट डोमेन का कंडीशन है, अगर उसमें कुछ में से उसको पार्ट पेमेंट करना है नहीं करना है तो उसको लेकर के आगे बढ़ना है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑल अल्टर, मॉडिफाइड, सब्स्टिट्यूटेड, एडिशनल टू चेंज वर्क, लेबर एंड मटेरियल एंड ओमिटेड वर्क एंड इवोल्यूट परचेज ऑन द बेसिस ऑफ रेट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो भी है उसका रेट शेड्यूल है परचेज, अगर उसका पेमेंट है तो वो भी परचेजर के बेसिस पे उसको जो भी रेट है उसको शेड्यूल करा। एडिशनल स्पेसिफिकेशन फॉर लोकोमोटिव टर्न टेबल, कुछ एडिशनल अभी हमने बात किया दोस्तों, अभी हमने जो बात किया वो ब्रिज गडर का था, ओपन ब्रिज गडर, वेब गडर के बारे में। अगर लोकोमोटिव टर्न टेबल की बात करें तो कुछ एडिशनल स्पेसिफिकेशन है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या इसमें लोकोमोटिव टर्न टेबल का क्या स्पेसिफिकेशन है। तो जनरली अगर बात करें दोस्तों तो द लोकोमोटिव टर्न टेबल शैल बी कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग रेल फॉर द डेक, पाथवे, लुकिंग पॉकेट, गियर, टर्निंग हैंडल, लेबर, फाउंडेशन बोल्ट, प्लेट, सप्लाई ग्रीज, बियरिंग, केस एंड हार्ड एंड ब्लैक फिनिश्ड स्पैनर, सस्पेंशन बोल्ट, ऑल नेसेसरी फीस प्लेट, बोल्ट, स्पाइक for the table and pathway rail, all bolt, rivet and fastening required the close erection for the erection for locomotive turntable together with the percentage for a spare in clause 24, all above including in contract unless otherwise specified. A complete spare shall ball and race shall be supplied with each locomotive turntable। तो दोस्तों जो भी हम बात करते हैं, अगर लोकोमोटिव टर्न टेबल के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो लोकोमोटिव टर्न टेबल होगा सब वो भी जो भी उसका स्पेयर पार्ट होगा, जैसा कि क्लॉज 424 में मेंशन किया हुआ है, क्लॉज 424 के अकॉर्डिंग उसका जो स्पेयर पार्ट होगा वो जो भी रिक्वायरमेंट है बेयरिंग, प्लेट, पाथवे, हैंडलिंग, लेबर, स्पैनर का, वो उसके साथ में सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों स्टील फोर्जिंग बार एंड फोर शाफ्ट का। था स्टील फोर्जिंग बार एंड फोर्जिंग एंड बार फॉर शाफ्ट शैल बी मेड क्लॉज 4 स्टील IS 2004 के अकॉर्डिंग होगा। स्टील फोर्जिंग और बार की बात करें, बॉल एंड रोलर बियरिंग की बात करें दोस्तों तो बॉल एंड रोलर बियरिंग वेन वेयर यूज शैल बी अप्रूव्ड मेकर, जो भी है अप्रूव्ड प्रायर टू अप्रूवल जो मेकर के द्वारा होगा उससे अप्रूव होगा। केस हार्डनिंग ऑफ स्टील बियरिंग की अगर बात करें तो वो जो होगा क्लास 1 IS 1875 के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। क्लास 1 टू स्टील IS 1875। बैलेंस रेस व्हील की अगर हम बात करें तो दोस्तों IRS R19 को फॉलो करेगा, और कास्ट स्टील है तो IRMS M2 को, एंड डायमेंशन जो भी है सोन इन ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग होगा। स्प्लिट कटर की बात करें दोस्तों तो फ्लैट स्प्लिट कटर सेल भी जो होगा वो IS 2638 के अकॉर्डिंग होगा। स्प्लिट कटर पिन की अगर हम बात करें तो स्प्लिट कटर पिन जो होगा वो IS 549 को फॉलो करेगा। सेट स्क्रू की अगर बात करते हैं दोस्तों तो IS 1364 के अकॉर्डिंग होगा। टेबल एंड रेस रेल की हम बात करें दोस्तों तो IRS T12 टू T18 के अकॉर्डिंग होगा। अगर सस्पेंशन बोल्ट की बात करें दोस्तों तो द स्क्रू एंड ऑफ द स्टील सस्पेंशन बोल्ट्स एंड नॉट वेल्डेड बट फॉर्म द सॉलिड गडर। बियरिंग कैप की अगर बात करें दोस्तों तो बियरिंग कैप शैल बी प्रोवाइडेड विथ 2I बोल्ट फॉर लिफ्टिंग, बियरिंग कैप 2I बोल्ट फॉर लिफ्टिंग के लिए सप्लाई होगा। केस हार्डनिंग की अगर बात करें तो ऑल केस हार्डनिंग शैल बी डन इन ए फॉर्नेस with animal charcoal or other approved composition. No potash hardening will be allowed. A test piece of material to be used 30 mm dia
turned and finished must put in furnace with the artificial clay harden। तो दोस्तों जो भी होगा किस हार्डनिंग होगा वो एनिमल जो भी है चारकोल से होगा और अप्रूव्ड कंपोजिशन से होगा, पोटास के द्वारा नहीं होगा, हाइड्रोजन अलाउ नहीं है। उसके साथ में जो एक मटेरियल यूज होगा 30 mm डाया का साथ में वो भी होगा, वो टेस्ट पीस के लिए यूज होगा। दिस पीस आफ्टर हार्डन मस्ट बी सबमिटेड टू इंस्पेक्टर। जो टेस्ट पीस है वो सबमिट होगा टेस्ट इंस्पेक्टर के पास और इंस्पेक्टर उसको चेक करेगा कि ब्रेक क्या है, हार्डनिंग क्या है, ब्रोके हुआ डेप्थ ऑफ हार्डनिंग क्या है, उसका सरफेस हार्डनिंग क्या है, जो भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है। अगर दोस्तों बात करें कास्ट आयरन और कास्ट स्टील सेंट्रल पिलर की बात में, तो द कास्ट आयरन सेंटर पिलर शैल बी फिनिश्ड ऑन टॉप टू सूट टाइप ऑफ बियरिंग स्प्राइड इन बाय द परचेजर। जैसा स्प्राइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। द ऑसिलेशन ऑफ टेबल शैल मेक टेक ऑफ कप एंड pivot fitted into steel cast container and the bearing cup respectively. The cup of pivot shall be machined well class 1 steel forging to IRS M13। अगर हम बात करें कप और पिवेट का तो उसको मशीन होगा वेल हैमर्ड क्लास 1 जो 1 स्टील फोर्जिंग टू IRS M3 को फॉलो करके होगा। आफ्टर बीइंग मशीन्ड द बियरिंग सरफेस ऑफ द कप एंड पिवोट शैल बी कंपोर्ट बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा कंपोर्ट होगा। मशीनिंग के बाद द कप एंड पिवेट शैल बी केस हार्डन एंड डेप्थ नोट लेस देन 3 mm। और जो कप एंड पिवेट क्या होगा केस हार्डनिंग होगा और जिसका डेप्थ मिनिमम कितना होगा 3 mm होगा। एंड एक्यूरेटली सेपरेटली फिनिश टू द करेक्टिव प्रोफाइल and case of ball bearing the housing shall be dust proof and oil retaining accurate mirroring provide the lubrication of center bearing and the pivot। और एक एक्यूरेट प्रोफाइल जो भी हार्डनिंग के बाद में जो होगा इसका जो भी होगा वो एक्यूरेट प्रोफाइल में होना चाहिए दोस्तों, वो होगा। अगर रेस व्हील की बात करें दोस्तों तो पाथवे व्हील आर टू बी फिटेड विद द बॉल बेयरिंग विथ अप्रूव्ड मेक एंड रन स्टील स्पैंडल फिक्सिंग द कास्ट ब्रैकेट सर्वे बोल्टेड स्टील जैक प्लेन बियरिंग विल बी एक्सेप्टेड इस साइड बाई द परचेजर। जो भी रेस बियरिंग का जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों उसके द्वारा होगा, जो परचेजर के द्वारा, या फिर कोई प्लेन बियरिंग का एक्सेप्टेंस है तो परचेजर के द्वारा कुछ स्पेसिफिकेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग। लॉकिंग अगर पॉकेट की बात करें दोस्तों तो लॉकिंग पॉकेट 1 पोजीशन ऑफ लोकोमोटिव टर्न टेबल ओनली आर टू बी प्रोवाइडेड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड बाय द परचेजर। अगर परचेजर द्वारा परचेजर किया हुआ है तो होगा, नहीं तो A1 साइड के लिए अप्लाई होगा। इरेक्शन एंड टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर वर्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो द लोकोमोटिव टर्न टेबल शैल बी टेम्पोरली इरेक्टेड कंप्लीट एट द कॉन्ट्रैक्टर वर्क फॉर इंस्पेक्शन बाय द इंस्पेक्शन ऑफिसर सो डैट एक्यूरेटली टू फिटेड एंड परफेक्शन ऑफ मशीन मेन इंश्योर्ड द इरेक्शन शैल बी डन इंडिकेटेड इन क्लॉज 32.1। ईच लोकोमोटिव टर्न टेबल हैज आल्सो बी टेस्टेड। तो दोस्तों जो भी होगा अगर हम बात करते हैं लोकोमोटिव टर्न टेबल का तो वो कॉन्ट्रैक्टर का जो वेर्नियर प्लस शॉप पे कंप्लीट असेंबल होगा, पूरा एक एक करके उसको कंप्लीट असेंबल होगा। उसके बाद में उसको जो भी होगा वो टेस्टिंग होगा क्लॉज 32.1 के अकॉर्डिंग, जो एक्चुअली टेस्ट मेथड है उसके द्वारा टेस्ट होगा। तो होप दोस्तों हमने जो बात किया अभी सेशन से 1 से लेकर के 5 तक, हमने जो सेशन 5 में जिक्र किया मैन्युफैक्चरिंग के बाद में पेंटिंग मार्किंग स्टेंसिलिंग पेंट मार्किंग, या फिर हमने बात किया उसका हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट आफ्टर इरेक्शन टचअप पेंटिंग एंड फाइनल पेंटिंग के बारे। तो इस सब के माध्यम से IRS B1 2001 का कुछ ना कुछ आप लोग के मेरे जो 5 सेशन को पूरा देखने के बाद में आप लोग के कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों IRS B1 2001 का जो सेशन है ये यहीं हम एंड करेंगे, और नेक्स्ट में जो हमने बात किया है अपेंडिक्स 1 से लेकर के 7 तक जो मेंशन किया हुआ है उस अपेंडिक्स के बारे में, IRS के अपेंडिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।